हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। अब आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे 12th स्टैंडर्ड के बीए के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं हम लोग इस चैप्टर को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग किस चीज से डील करने वाले हैं? फाइनेंस से डील करने वाले हैं, फंड्स, पैसों से डील करने वाले हैं। पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक कंसीडर करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि हम लोग यहां पे देख सकते हैं व्हाट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स कंसीडर करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स है या इंपॉर्टेंस है कि भाई क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना जरूरी है हमारे लिए। फिर हम लोग फाइनेंसिंग डिसीजन देखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन होगा, फाइनेंसिंग से रिलेटेड होगा या फिर डिविडेंड से रिलेटेड होगा, तो अलग अलग तरह के डिसीजंस को पढ़ना है। फिर हम लोग चैप्टर में ये भी देखने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कौन से अलग अलग सोर्सेस से मैं पैसा लेके आता हूं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, जो भी सोर्सेज है वो। उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे के लिए जो पैसा चाहिए ना, रेंट, सैलरी, ये सब पे करने के लिए जो पैसा चाहिए वो, या करंट एसेट्स में जो इन्वेस्ट करता हूं वो। और लास्टली हम लोग देखने वाले हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए जो पैसा चाहिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इतने अलग अलग टॉपिक्स है, 5 अलग अलग पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इन्होंने हमें क्या बताया है? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही बिजनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप लोग अपना बिजनेस शुरू करते हो ना, उस दिन से लेके एंड तक आपको फाइनेंस की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है। बिजनेस स्टार्ट करना है, मॉडिफाई करना है, एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, कुछ भी करना है, भाई फाइनेंस तो चाहिए। पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो पैसों से रिलेटेड नहीं है। एडिक्वेट फंड होना चाहिए, प्लस वो फंड टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। सी फॉर एग्जांपल आज अगर मुझे 5 करोड़ की जरूरत है बिजनेस में, तो आज पैसा अवेलेबल होना चाहिए तो वो काम का है ना। 6 महीने बाद या 1 साल बाद अगर मुझे पैसा मिलेगा तो क्या वो मेरे लिए यूजफुल है? नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे इस पूरे चैप्टर में हम लोग फाइनेंस से डील करने वाले हैं। हम लोग किसको मैनेज करने वाले हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी को। और इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई फाइनेंस को मैनेज करना है। सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग देख लेते हैं एक बार। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस इन द रूटीन एक्टिविटी। किसको मैनेज करना है? फाइनेंस फंक्शंस को, पैसों से रिलेटेड हर एक्टिविटी को। Financial management includes all the aspects of the financial activity of the business. Financial management takes the decisions related to finance and execute them. सबसे पहले हम लोग फाइनेंस को लेकर डिसीजन लेने वाले हैं और फिर हम लोग ध्यान रखेंगे कि उन डिसीजंस को हम लोग प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, प्रॉपर तरह से इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हम लोग अलग अलग डेफिनेशन देख सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ही कंसीडर कर लेते हैं। In the modern economy based on the utilization of fund, financial management means acquiring of the required fund at the right time. Required time. कितना पैसा चाहिए वो पता होना चाहिए और सही टाइम पे वो पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर सही टाइम पे आपको फंड मिल गया मतलब आपका काम कंप्लीट। तो ये बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी हमें। जिसमें सबसे फर्स्ट फीचर हमें दिया है ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट के ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पहले। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जैसे अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ही एक ब्रांच है वो। फाइनेंस को भी हम लोग मैनेजमेंट का पार्ट ही कंसिडर करने वाले हैं। सेकेंड वन, वाइड स्कोप। The scope of financial management is so wide that it includes estimating the need of finance. सबसे पहले तो ये पता करो कि कितना पैसा चाहिए। एक्वायरमेंट मतलब वो पैसा कहां से लेके आने वाले हैं। एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एलोकेशन मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जो पैसा है उस पैसे को हम लोग प्रॉपर तरह से क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। मतलब बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है ये सब कुछ हम लोग प्रॉपर तरह से क्या करने वाले हैं? डिसाइड करने वाले हैं। सो एस्टिमेटिंग द नीड ऑफ फाइनेंस, एक्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, ये सभी चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। नेक्स्ट वन, बेस ऑफ मैनेजरल डिसीजन। आपको अगर कोई भी मैनेजरल डिसीजन लेना है
सी फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, सेल्स है, मार्केटिंग है, कोई भी चीज है। अगर कोई भी मैनेजरल डिसीजन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होगा। तो ही हम लोग प्रॉपर क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन से भी रिलेटेड है। जैसे कि यहां पे हमें दिया है, इट इज रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले क्या करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप लोग अगर कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना चाहते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कौन से सोर्सेज से पैसा आएगा, इक्विटी शेयर से आने वाला है, प्रेफरेंस शेयर से आने वाला है, या डिबेंचर से आने वाला है। कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ बोला है डिविडेंड पॉलिसी, मेरी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है कि किस तरह से हम लोग डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। प्रॉफिट का कितना हिस्सा मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और कितना हिस्सा खुद के पास रखूंगा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कि भाई थोड़ा बहुत पैसा हम लोग हमारे पास भी रखेंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर। किसी भी की भी कंपनी है, किसी का भी बिजनेस है, तो उनके दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर कंपनी ये सोचती है कि भाई हमको क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। किसकी वेल्थ को, तो बेसिकली शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। देखो, अगर कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किसके ऊपर आता है, शेयर्स के प्राइस के ऊपर। अगर शेयर्स का प्राइस बढ़ता है तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। क्योंकि सपोज करो मैंने 100 में शेयर परचेस किया, उसका प्राइस 130, 140 या 150 हुआ, तो बेनिफिट किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को उस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो भी एक हम लोग चीज कर सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट वन, की पोजीशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आज के टाइम में अगर हम लोग कोई भी मैनेजरल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमको किसके बारे में सोचना होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले तो पैसों को मैनेज करने के बारे में सोचेंगे। अगर पैसों को ठीक से मैनेज कर लिया ना बॉस, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छे से ही चलने वाला है। नेक्स्ट वन, रिलेशन विद द अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो उसका हर किसी चीज के साथ रिलेशन है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, रिसर्च हो। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जहां पे एज सच हमारा रिलेशन ना हो। मुझे प्रोडक्शन करना है तो भी पैसा चाहिए, मार्केटिंग करनी है तो भी पैसा चाहिए, रिसर्च करना है तो भी पैसा चाहिए। सो बेसिकली इट इज रिलेटेड विथ ऑल द एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन, डिविजन इनटू टू पार्ट्स। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है ये ऐसा पैसा है जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए चाहिए। से फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीजों को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए उसको मैं क्या बोलता हूं, फिक्स्ड कैपिटल। एक होता है वर्किंग कैपिटल, मतलब ऐसा पैसा जो डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, ये सबको पे करने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन इज द वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारे फीचर्स हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप सबसे पहले आप सबको यहां तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी अभी हमने देखा था, वापस से सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। बेसिकली हमारे दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, याद करो। यहां पे अभी हम लोगों ने देखा था पॉइंट नंबर 5 के अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वही चीज अब रिपीट होने वाली है। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है पहला ऑब्जेक्टिव हमारा। हर कंपनी क्या सोचती है कि भाई हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतनी ही आसानी से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या पे कर सकती है, डिविडेंड पे कर सकती है। कितना डिविडेंड, मैक्सिमम डिविडेंड। प्रॉफिट जितना ज्यादा, डिविडेंड भी उतना ही ज्यादा। बहुत सिंपल लॉजिक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कंपनी हमेशा क्या सोचती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब शेयर होल्डर्स के पास जो भी वेल्थ है ना, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। कंपनी को बेसिकली इतना अर्न करना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए।
इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, इवन इन्होंने फॉर्मूला के फॉर्म में भी देके रखा है। अगर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू माइनस द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। हमको पता चल जाएगा कि भाई कितनी वेल्थ क्रिएट हुई है, कितनी वेल्थ जनरेट हुई है। अगर मैंने कोई शेयर 100 में परचेस किया था, आज उसका प्राइस 130 है, तो मैं बोल सकता हूं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, भाई वेल्थ बढ़ रही है। सिर्फ डिविडेंड के लिए मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूं किसी भी कंपनी में। शेयर का प्राइस बढ़ता है ना, तो मुझे एक्चुअल बेनिफिट मिलता है। शेयर का प्राइस ही नहीं बढ़ेगा तो क्या एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा कभी भी? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो यहां तक हम लोग याद रखेंगे दो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स। अगर मुझे मेरी फाइनेंशियल नीड्स पता करनी है कि भाई लॉन्ग टर्म में मुझे कितना पैसा चाहिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मुझे कितना पैसा चाहिएगा, तो उसके लिए पहले क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नीड्स को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। सेकेंड वन, एक्वायरिंग द फाइनेंस। हम लोग पैसा लेके आने के बारे में सोच रहे हैं ना, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बैंक लोन, ये सब कुछ। बट याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से आप लोग पैसा लेके आओगे और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे लेके आने वाले हो। कॉस्ट हो सके उतनी मिनिमम। सपोज एक जगह से आपको 7% इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, दूसरी जगह से 5% पे, कहां से पैसा लेके आओगे? ऑब्वियसली 5% से। सो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हमारा हमेशा फोकस रहेगा। नेक्स्ट वन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। यहां पे इन्होंने बोला है इट इज कंबाइंड विथ इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक द इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग करने वाले हैं और फिर उसको कंट्रोल भी करेंगे। सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होता, कंट्रोल करना जरूरी है। जितना पैसा सोचा था कि इतना खर्चा करूंगा तो उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए नहीं। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। भाई अगर सपोज करो 1 करोड़ रुपया है, वो 1 करोड़ रुपया अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रोडक्शन में, सेल्स में, परचेस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा कंप्लीट। नेक्स्ट वन, मेंटेनिंग द लिक्विडिटी। सबसे पहले तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो यहां पे बोल रहे हैं अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो आप लोग आपके बिजनेस में लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा तो हाथ में भी होना चाहिए ना, हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे। स्टॉक ठीक है, डेटर्स ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ठीक है, लेकिन कैश इन हैंड कितना है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से आप लोग लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा आपको खुद के पास भी हमेशा रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। It determines what part of profit is to be distributed as dividend among the shareholders and what part of profit is to be reinvested. जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमने जो भी अर्न किया है, मेरी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कितना प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मतलब शेयर होल्डर्स को कितना हम लोग डिविडेंड पे करेंगे, और कितना पैसा हम लोग खुद के पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कि भाई ये पैसा आगे जाके हमारे बिजनेस में डेफिनेटली काम आ सकता है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। अब हम लोग करंट एसेट्स की बात करते हैं, से फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीजों के बारे में। मतलब हम लोगों को ये फोकस करना है कि किस तरह से हम लोग इस करंट एसेट्स को मैनेज करेंगे, कितने करंट एसेट्स होने चाहिए, कितना पैसा करंट एसेट में ब्लॉक होना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर हमको डेफिनेटली क्या करना है, फोकस करना है। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल डिसीजंस। हम लोग अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं ना तो उसके लिए पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। जैसे कि यहां पे हम लोग देख सकते हैं, इट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। आप लोग कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, आप लोग डिविडेंड कितना पे करने वाले हो, कितनी अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, इन सभी एक्टिविटीज को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, सब कुछ आ गया। अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो पहले क्या करना सीखना होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना होगा हमें। एंड लास्ट वन, रेजिंग द क्रेडिट ऑफ द बिजनेस। Financial management significantly contributes in the progress and development of business. Efficient financial management generates financial facilities so that the employees' salaries, creditors' payment can be made in
टाइम। एज अ रिजल्ट द क्रेडिट ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। एक चीज याद रखना, आप लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज होती है। अगर से फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपके पास पैसा है, आपके पास अगर पैसा है आप उसको मैनेज कर रहे हो, उसका मतलब आप लोग टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते हो, अपने क्रेडिटर्स को पे करते हो, बैंकर्स को लोन रीपे करते हो, सब कुछ है। और अगर मैंने मार्केट में हर इंसान को टाइम पे पेमेंट किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे बिजनेस की इमेज बढ़ते जाएगी, क्रेडिट वर्दीनेस क्या होते जाएगी, इंप्रूव होते जाएगी। तो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सो ये बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन। तीन अलग अलग डिसीजन देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट, फिर हम लोग देखेंगे फाइनेंसिंग, और लास्ट में हम लोग देखेंगे डिविडेंड। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि हम लोग किस चीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब चीजों में। मतलब फाइनेंशियल मैनेजर को यह डिसाइड करना है कि भाई कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से एसेट्स ऐसे होंगे जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। और जब भी आप लोग कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई भी एसेट्स में, कोई भी प्रोजेक्ट में, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, तो कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हैं। जब भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। जब मुझे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो मैं अलग अलग चीजों का ध्यान रखूंगा, जैसे कि पे बैक मेथड। भाई मैंने अगर 10 करोड़ इन्वेस्ट किया तो वो 10 करोड़ रुपया कितने टाइम में मैं रिकवर कर सकता हूं। या फिर रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग कंसीडर करेंगे कि भाई हाँ कितना रिटर्न मिलने वाला है हम लोगों को। या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो को कंसीडर करेंगे कि भाई अभी उस चीज की, उस पैसों की वैल्यू क्या है और फ्यूचर में उस पैसों की वैल्यू क्या होगी। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इफेक्ट आता है। कौन से फैक्टर्स है, जैसे कि सबसे पहले द नीड ऑफ टोटल कैपिटल। इन्वेस्ट करना है ठीक है, लेकिन कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको कितना पैसा चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड द प्रॉफिटेबिलिटी रिसीवेबल इन फ्यूचर। आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कितना प्रॉफिट जनरेट करोगे आप लोग फ्यूचर में। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड कैश फ्लो रिसीवेबल। प्रॉफिट अलग बात है, लेकिन क्या कैश फ्लो रेगुलर होने वाला है, कैश जनरेट होनी चाहिए टाइम टू टाइम। सिर्फ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता, कैश फ्लो अगर है, प्रॉपर कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, कि भाई आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, वो भी कंसिडर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए आप लोगों को, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए भी तो पैसा चाहिएगा ना। रेंट पे करना होगा, शायद तक आप लोगों को सैलरी पे करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। नेक्स्ट, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने अगर सपोज कोई मशीनरी परचेज की तो उस मशीनरी का यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल है, 7 साल है, या 10 साल है, यूजफुल लाइफ कंसिडर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। एंड नेक्स्ट, कैपिटल रेशनिंग एंड सर्टनिटी और अनसर्टनिटी ऑफ अर्निंग। आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या उससे आपको फायदा मिल रहा है, आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए सर्टनिटी कितनी है, सर्टनिटी है या अनसर्टन है चीजें, आपको क्या लगता है फ्यूचर में इनकम आने वाली है इसके बेस पे या नहीं आएगी। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हम लोग हमेशा क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। किससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड। तो हमारा पहला टॉपिक याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। सेकंड क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन। जब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो पैसा लेके आने की बात कर रहे हैं। पैसा कहां से आ सकता है, कौन से अलग अलग सोर्सेज है। सबसे पहला सोर्स, इक्विटी शेयर से पैसा आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दोनों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आऊंगा। तीसरा ऑप्शन, इक्विटी और डिबेंचर से पैसा लेके आऊंगा। और चौथा ऑप्शन, हर जगह से, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, सब जगह से हम लोग थोड़ा थोड़ा फंड क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मतलब कितना ओनर्स फंड होगा और कितना बोरोड फंड होगा। ओनर्स फंड की बात कर रहे हैं और डेट मतलब बोरोड फंड की बात कर रहे हैं, तो वो डिसीजन लेना है, बैलेंस मेंटेन करना है। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द बोरोड फंड, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद उसके भी फैक्टर्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स देखे वैसे फाइनेंसिंग के भी फैक्टर्स देखेंगे। भाई कौन से फैक्टर है, सबसे पहले इंटरनल फैक्टर, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। भाई आपका बिजनेस किस चीज का है पहले तो वो देखो आप लोग।
उसके बाद ये देखो कि बिजनेस का साइज क्या है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस है या लार्ज स्केल पे है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, क्या आगे जाके आपके बिजनेस के एक्सपांशन के चांसेस है, तो वो भी कंसीडर करो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कितना पैसा चाहिएगा आप लोगों को। नेचर ऑफ एसेट्स एंड रिक्वायरमेंट, भाई आपके वहां पे कौन से एसेट्स है। अगर सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी तो शायद फंड ज्यादा चाहिएगा, अगर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है तो शायद फंड इतना ज्यादा नहीं चाहिएगा। एंड लास्ट वन, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर, आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स का एटीट्यूड कैसा है, मतलब वो लोग रिस्क लेते हैं या नहीं लेते, ये सब चीजें कंसिडर करेंगे। ये इंटरनल फैक्टर है, कंपनी के अंदर की चीजें हैं। उसी तरीके से एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, कंपनी के बाहर की चीजें, जैसे कि कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, भाई कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट की सिचुएशन कैसी है अभी, लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटीज। मैं मार्केट में अगर शेयर्स इशू करता हूं, डिबेंचर इशू करता हूं या बैंक लोन लेके आता हूं, समझो कुछ भी करो, पैसा चाहिए ना तो पहले खर्चा करना पड़ता है। बैंक से लोन लेता हूं तो प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ती है। अगर सपोज करो इक्विटी शेयर इशू करता हूं तो प्रोस्पेक्टस का खर्चा है, अंडरराइटर का खर्चा है, एजेंट का खर्चा है, ऑडिटर का खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी होगी, पहले वो सोचो आप लोग। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर, क्या आपके वहां पे इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं है, वो भी देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, मार्केट में ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, पैसा लेके आ रहा हूं तो पहले वो तो देखूंगा ना कि लोन कितने रेट पे मिलती है, डिविडेंड कितना पे करना पड़ता है, ये सब कुछ। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, क्या लॉ ने कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कंपनीज एक्ट ने या फिर सेबी ने, तो वो कंसिडर करो। एंड लास्ट वन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अवेलेबल है। ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट में अचानक कोई बड़ा इन्वेस्टर हमारे वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो वो भी देख लो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेसिकली बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस में। तो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करेंगे, किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अभी तक हमने दो चीजें कंसिडर की, पहली चीज क्या कंसिडर की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको क्या बोलते थे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरा क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन, किससे रिलेटेड है, पैसों से, कहां से लेके आओगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ये सारी चीजें। लास्ट थर्ड वन, द डिविडेंड डिसीजन, अब डिविडेंड से रिलेटेड है। अगर आप लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो डिविडेंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो, आपके पास जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज आपने डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बाकी का हिस्सा आपने क्या किया, खुद के पास रख लिया रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में। जब आप लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप लोग किसी चीज का ध्यान रखोगे, किसका ध्यान रखोगे, कंपनीज एक्ट का ध्यान रखोगे। कंपनीज एक्ट में क्लियर बोला है, इट कैन बी पेड इन कैश और इन चेक, मतलब डिविडेंड अगर पे करना है तो या तो कैश में पे करूंगा या चेक में पे करूंगा। डिविडेंड कहां से पे करेगी कंपनी, उसके प्रॉफिट में से, अर्निंग्स में से, या फिर जनरल रिजर्व में से, बस और कहीं से भी नहीं। कैपिटल या ऐसी किसी चीज में से भी, याद रखना, डिविडेंड पे करना अलाउड नहीं है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब डिविडेंड से रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इस बार कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ऑब्वियस बात है, मैंने बोला ना डिविडेंड पे कहां से करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में से। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, भाई मेरी फ्यूचर इनकम कितनी होने वाली है, उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। अगर मुझे लगता है फ्यूचर में इनकम कम होगी तो अभी डिविडेंड नहीं देना चाहिए, पैसा खुद के पास रखना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द पास्ट ईयर्स, पहले के सालों में मैंने कितना डिविडेंड दिया आप लोगों को, 5%, 6%, 7%। अगर सपोज हर साल में 5-6% के आसपास देता हूं तो इस बार भी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता हूं। नेक्स्ट, नीड ऑफ प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब आपको क्या लगता है कि कुछ अमाउंट आपको आपके पास रखनी चाहिए रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में, कितनी अमाउंट रखनी चाहिए वो भी देखोगे आप। फाइनेंशियल कंडीशन एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कंडीशन अगर अच्छी है तो कोई टेंशन नहीं है, डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन अगर कंडीशन नहीं है तो डेफिनेटली पैसा किसके पास रखना पड़ेगा, खुद के पास रखना होगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रिजर्व्स विद द कंपनी, जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, ये जितने भी रिजर्व है वो कितना है आपके पास, कितनी अमाउंट में, वो भी देखोगे आप। नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, क्या आपका कोई फ्यूचर प्लान है इन्वेस्ट करने का, आपको लगता है कि यार यहां पे इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अगेन वही बात है, डायरेक्टर्स का एटीट्यूड कैसा है, क्या वो लोग डिविडेंड देना चाहते हैं सही में या नहीं देना चाहते, उनकी मेंटालिटी, साइकोलॉजी क्या है। नेक्स्ट वन, द टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड देते टाइम टैक्स का ध्यान रखना है,
देखो एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। नॉर्मली आप लोग इनकम अर्न करते हो ना, तो उस इनकम के ऊपर आपको क्या पे करना है? टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स बोलते हैं। बट डिविडेंड के केस में अगर कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, आपके लिए इनकम है नो डाउट, बट इनकम टैक्स क्या बोलता है? भाई शेयर होल्डर को डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। मतलब समझो ये तो मुसीबत होगी कंपनी के लिए। डिविडेंड भी हम दें और उसके ऊपर का टैक्स भी कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। तो कंपनी क्या करती है? बेसिकली टैक्सेशन पॉलिसी कंसिडर करती है। और पता है अप्रोक्सीमेटली रेट कितना है? 18.995 के आसपास, 19% के आसपास का टैक्स देना पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी डेफिनेटली टैक्स कंसिडर करेगी पहले। नेक्स्ट, लीगल रेस्ट्रिक्शंस। कंपनीज एक्ट का ध्यान रखो, क्या कंपनीज एक्ट कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है? तो पहले वो भी देखो। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, आपके वहां के जो शेयर होल्डर है वो आपसे कितना एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी तो देखना है ना, उनको कितना डिविडेंड चाहिए अंदाजा। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी कैपिटल मार्केट की कंडीशन कैसी है, अच्छी है या नहीं है, वो भी देखेंगे। ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी, कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है, आगे का फ्यूचर प्लान क्या है ग्रो करने का, वो सब कंसिडर करना है। एंड लास्ट में लिक्विडिटी पोजीशन, क्या कंपनी के पास लिक्विडिटी है, पैसा है अभी? क्योंकि अभी अगर पैसा होगा, कैश फ्लो होगा, तो कंपनी आपको पे करेगी ना। अभी अगर पैसा ही नहीं है तो कंपनी कहां से पे करेगी आपको? तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारे अलग अलग डिसीजन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट क्या था स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड क्या था? फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड क्या था? डिविडेंड डिसीजन। यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो उसको नोट डाउन करते जाओ और बाद में आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट वन, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये नया टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर। जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि पैसा कहां से आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टू एस्टिमेट द नीड ऑफ कैपिटल, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन। मतलब कितना पैसा चाहिए बिजनेस के लिए? 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, चलो पता कर लिया 5 करोड़ चाहिए, ये कैपिटलाइजेशन है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैपिटल, वो 5 करोड़ कहां से लेके आऊंगा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, कौन सी जगह से? तो वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऐसे कौन से सोर्सेज है जहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? पैसा लेके आने वाले हैं। इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी प्रेफरेंस, इट कैन बी डिबेंचर, एनीथिंग। प्रपोर्शन डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर में एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर है, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी। हो सके वहां तक आपका कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होना चाहिए, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मैनेजमेंट इजी हो सके ना वहां तक कम जगहों से पैसा लेके आओ, मैनेज करना इजी हो जाएगा। अगर मैं अलग अलग जगह से पैसा लेके आता हूँ, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, मैनेजमेंट कितना टफ हो जाएगा। भाई सिंपल रखो, एक दो जगह से पैसा लेके आओ। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए कि भाई हो सके उतना प्रॉफिट भी जनरेट होना चाहिए, प्रॉफिट ऑप्टिमम रहना चाहिए आपका। ऐसा ना हो कि सारा पैसा फिर कॉस्ट में, मतलब इंटरेस्ट पे करने में या डिविडेंड पे करने में चला जाए। नेक्स्ट, एडिक्वेट फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आपको एडिक्वेट फाइनेंस मिल जाए, मतलब जितने पैसों की जरूरत है उतना पैसा मिलना भी चाहिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज। हम लोग ध्यान रखेंगे कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, मतलब टाइम टू टाइम अगर मुझे चेंज करना है कैपिटल स्ट्रक्चर को, मैं उसको आसानी से क्या कर सकूं? चेंज कर सकूं। नेक्स्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अगर आप लोग पैसा लेके आते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपका खर्चा कम होना चाहिए। आप लोग डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट या बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट या शेयर्स के ऊपर डिविडेंड हो सके उतना क्या करोगे? थोड़ा कम पे करो। आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर में बैलेंस मेंटेन करो, बैलेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। भाई खुद का पैसा कितना है और बोरोड फंड कितना है? पूरा पैसा इक्विटी से भी लेके नहीं आऊंगा और पूरा पैसा बोरोड फंड से भी लेके नहीं आऊंगा, उस चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग हमेशा। नेक्स्ट वन, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मेंटेन करो, मैंने बोला ना थोड़ा बहुत कैश इन हैंड भी होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत पैसा एनी टाइम लिक्विड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, तो उस चीज का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, एट्रैक्टिवनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर एट्रैक्टिव होना चाहिए, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने चाहिए कि हाँ इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, सॉल्वेंसी। आप लोग इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो, सेट करो कि आपकी कंपनी सॉल्वेंट रहे, इनसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए, कंगाल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है।
आपकी कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से ही आप लोग हमेशा क्या करोगे, रिस्क लोगे। तो हम लोग उस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यहां तक आप सबको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर और उसके फीचर्स। अब जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स दिए हुए हम लोगों को। दो अलग अलग तरह के फैक्टर्स है, एक है इंटरनल फैक्टर्स और एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स। चलो भाई, मैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा हूं तो पहले इंटरनल फैक्टर्स देख लेते हैं। कौन से इंटरनल फैक्टर है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले द टाइप ऑफ बिजनेस, भाई आपका बिजनेस किस चीज का है। इन्होंने बोला है मोर फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अगर आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लार्ज स्केल पे होगी, तो ऑब्वियस बात है फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऐसा कैपिटल जो आप लोगों को प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग परचेज करने के लिए चाहिए। तो हम लोग याद रखेंगे, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, तो फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा। लेकिन वही अगर आप लोगों का ट्रेडिंग यूनिट है तो आपको फिक्स कैपिटल कैसा चाहिए, कम चाहिएगा। तो पहले डिसाइड कर लो बिजनेस कैसा है आपका, किस चीज का है। साइज ऑफ बिजनेस बहुत ईजी है। लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में याद रखना पैसा ज्यादा चाहिएगा आप लोगों को। स्मॉल स्केल पे अगर बिजनेस है तो ऑब्वियस बात है कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन, एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। पहले तो आप लोग ये देखो कि भाई आपके बिजनेस की जो इनकम है वो सर्टन है या अनसर्टन है, पहले तो वो देखना है आप लोगों को। अगर इनकम सर्टन है, पता है पैसा आने ही वाला है, तो बोरोड फंड से पैसा लेके आओ, कोई चिंता नहीं। बट अगर अनसर्टन है तो बोरोड फंड का रिस्क नहीं लेना भाई, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। और अगर पे नहीं किया ना तो बैंक वाले या डिबेंचर होल्डर हमारी प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा वसूल करेंगे, तो वो देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज द नेचर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट्स। हमको किस तरह के एसेट्स चाहिए, यहां पे दिया है इफ रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर ऑन लार्ज स्केल देन इक्विटी रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर विल बी हाई। अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो पैसा हमेशा कहां से लेके आओ, इक्विटी शेयर से। क्यों, रीपेमेंट का टेंशन नहीं है। रीपेमेंट कब करते हो इक्विटी शेयर होल्डर को, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होती है तब पैसा दूंगा, उससे पहले तो पैसा ही नहीं दूंगा मैं। तो अगर लार्ज अमाउंट चाहिए मुझे फिक्स्ड एसेट्स परचेस करने बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली इक्विटी शेयर ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर का कैसा एटीट्यूड है, मतलब वो लोग क्या चाहते हैं। पहली चीज, रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। दूसरी चीज, वो लोग कंट्रोल खुद चाहते हैं या नहीं चाहते। सपोज करो इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं, आप सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास है ना वोटिंग राइट्स होते हैं, वो कंपनी के डिसीजन में वोट कर सकते हैं। अगर कंपनी का डायरेक्टर इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, आप सबको इक्विटी शेयर दे दिए, तो आप सब लोग वोट कर सकते हो। मतलब अब कंट्रोल किसके पास है, आप लोगों के पास भी है, आप लोग भी इंटरफेयर कर सकते हो। तो अगर डायरेक्टर को ऐसा है कि यार मुझे कंट्रोल नहीं चाहिए, तो वो डेफिनेटली सबको इक्विटी शेयर दे देगा। बट अगर डायरेक्टर को ऐसा है कि यार कंट्रोल तो मुझे ही चाहिए, मैं किसी और को कंट्रोल नहीं देना चाहता ज्यादा, तो डायरेक्टर पैसा कहां से लेके आएगा, या तो डिबेंचर से लेके आने वाला है या फिर बैंक लोन से लेके आने वाला है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। इन्होंने बोला है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसी है, कैपिटल कैन बी रेज्ड ओनली बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज ऑन स्मॉल। आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, ठीक है शायद मैं इक्विटी शेयर से ले, बट आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो शायद हो सकता है कि आपको इक्विटी का भी यूज करना पड़े, प्रेफरेंस का भी यूज करना पड़े और डिबेंचर का भी यूज करना पड़े, बिकॉज वन सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नॉट इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। भाई मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक सोर्स से तो कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो क्या इश्यू करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर, क्योंकि मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कब रीपे करते हो आप लोग, वाइंडिंग अप के टाइम पे। वही अगर सपोज करो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मुझे पैसा 5-7 साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए, तो डिबेंचर अच्छा है ना, प्रेफरेंशियल अच्छा है, बैंक लोन अच्छी है, पैसा लेके आओ जब जरूरत है, बाद में टाइम पे क्या कर सकते हो, रीपे भी कर सकते हो आप लोग। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। उसी तरह से हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देके रखे हैं, जिसमें सबसे पहले बोला है कंडीशन ऑफ बूम और डिप्रेशन इन द कैपिटल मार्केट। भाई कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है, बूम चल रहा है कि डिप्रेशन चल रहा है। अगर बूम पीरियड, तेजी चल रही है, तो मैं ना इक्विटी शेयर इशू करूंगा और लोग खरीदेंगे, लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट सपोज करो मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, एकदम मंदी चल रही है, तो मैं है ना, कंपनी क्या इशू करेगी, कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, क्योंकि पता है लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लोगों को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी क्या मिलती है, डिबेंचर में, क्योंकि पता है भाई डिबेंचर में फिक्स इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है हम लोगों को। तो पहले क्या करो, बूम डिप्रेशन का टाइम देख लो आप लोग। नेक्स्ट, प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दी कैपिटल मार्केट।
इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन कैपिटल मार्केट द ट्रेंड इज टू इश्यू इक्विटी शेयर्स। देखो मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ना तो इक्विटी शेयर में चले जाओ आप। मैं इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा जानबूझ के। क्यों? क्योंकि एक फायदा है, इक्विटी शेयर में डिविडेंड पे करना ना करना कंपनी के ऊपर है। कंपनी अगर डिविडेंड पे नहीं भी करेगी तो भी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। वही अगर मैंने भूल से डिबेंचर इशू कर दिया तो समझो इंटरेस्ट कंपलसरी पे करना है। वो भी मार्केट में अगर हाई रेट है तो मुझे भी हाई रेट देना पड़ेगा। तो हाई रेट है तो उससे अच्छा क्या करो, हमेशा इक्विटी शेयर में चले जाओ। डिविडेंड देने की झंझट ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है। डिविडेंड नहीं दोगे तो भी ऐसा टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज द एक्सपेंस ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटी। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड सीखा था, फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटी। अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। मैंने बताया ना, बैंक लोन लेनी है तो प्रोसेसिंग फीस भरनी पड़ती है। इक्विटी शेयर इश्यू करने तो प्रोस्पेक्टस का खर्चा है, अंडरराइटर का खर्चा है, एजेंट का खर्चा है, ब्रोकर का खर्चा है, ऑडिटर का खर्चा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो पहले आपको यह देख लेना है कि भाई कौन सी चीज में कितना खर्चा होने वाला है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि भाई मैं कहां से पैसा लेके आऊंगा। नेक्स्ट वन, द लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब कोई सिक्योरिटी इशू करते हो, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी आपको सिक्योरिटी दे रही है, इशू कर रही है सिक्योरिटी, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा? लॉ को कंसीडर करूंगा, कंपनीज एक्ट को कंसीडर करूंगा। कंपनीज एक्ट के साथ अगर लिस्टेड कंपनी है तो मैं सेबी को भी फॉलो करने वाला हूं, साथ में मैं आरबीआई को भी फॉलो करूंगा। बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट ने जितने रूल बनाए वो सब रूल को क्या करना है? फॉलो करना है। नेक्स्ट क्या है? टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी का हम लोग ध्यान रखेंगे। हमने देखा था कि टैक्स, डिविडेंड, कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है ना तो उसके ऊपर टैक्स भी कौन पे करता है? कंपनी खुद पे करती है। तो टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलने वाला डिविडेंड के केस में, शेयर्स के केस में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। लेकिन वही अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर से पैसा लेके आती है ना, तो डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्यों? अगर मैंने डिबेंचर दिया आप लोगों को, मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ठीक है? अगर इंटरेस्ट पे करता हूं तो मैं पीएनएल में शो करूंगा डेबिट साइड पे कि भाई मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अगर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो फिर खर्चा हो रहा है, मतलब प्रॉफिट कम, और अगर प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। मतलब याद रखेंगे, डिबेंचर के केस में टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि इक्विटी या प्रेफरेंस के केस में कोई टैक्स बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, हमने देखा था जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, बहुत बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं हमारे वहां पे। सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब लोग, क्या ये लोग है अवेलेबल इन्वेस्ट करने के लिए या नहीं है? तो वो भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को देखना आज के टाइम में ट्रेंड है इस चीज का कि ये लोग इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी अमाउंट में। यहाँ पे दिया है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स एज पर देयर एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड कंडीशंस। भाई पहले से इनके रूल्स है, इनकी कंडीशंस है, उस हिसाब से ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके वहां पे, वो भी एक फैक्टर है। एंड लास्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ के लोग हैं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर की फॉरेन कंपनी है, सपोज कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन कंट्री से बिलोंग करती है, तो उसको क्या बोलूंगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनका काम ही क्या है? सिर्फ इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट दिखा, शेयर्स बेच के बाहर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में है या नहीं है, वो भी मैं क्या करने वाला हूं? कंसिडर करने वाला हूं। तो ये बेसिकली क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने दो चीजें देखी, एक हमने देखा इंटरनल फैक्टर और एक हमने देखा एक्सटर्नल फैक्टर्स। नेक्स्ट वन, अब हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। पहले हम लोग वर्किंग कैपिटल देखेंगे, फिर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल देखेंगे। जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करता हूं तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। भाई डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, सैलरी के लिए, रेंट के लिए, वेजेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको मैं क्या बोलता हूं? वर्किंग कैपिटल बोलता हूं। तो याद रखेंगे। या फिर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब चीजें, इसको भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेसिकली? तो करंट एसेट्स के लिए बेसिकली क्या बोल रहे हैं? वर्किंग कैपिटल। कि भाई या तो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए या फिर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल दो तरह से है, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है प्योरली आपने जो करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है वो। कौन से करंट एसेट हो सकते हैं सर? कोई भी, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कोई भी चीज करंट एसेट में इन्वेस्ट किया तो क्या बोलोगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। वही अगर मैं बोलता हूं नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
आपके करंट एसेट्स का टोटल करो, आपकी करंट लायबिलिटी का टोटल करो, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस, जो आंसर आया वो क्या आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल। तो याद रखेंगे दो चीज, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद उसका जो डिफरेंस बिटवीन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, वो आप अपने आप पढ़ोगे। आप लोग मीनिंग लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है। फर्स्ट वन, शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म इन नेचर है, कितने टाइम के लिए चाहिए, नॉर्मली 1 साल के आसपास के लिए, कि भाई डे टू डे एक्सपेंसेस है या करंट एसेट्स जिसको 1 साल में रियलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल किस में इन्वेस्ट करते हैं भाई, करंट एसेट में, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैश, ये सब चीजों में। लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल का सबसे मेन फीचर ही क्या है कि हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं। हम लोग एसेट्स को आसानी से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, लेस रिस्क। वर्किंग कैपिटल कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, रिवॉल्विंग कैपिटल बोला जाता है जिसको, यहां पर रिस्क कम है। क्यों, रॉ मटेरियल आया, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, उसको क्रेडिट पे बेचा होगा शायद हम लोगों ने, डेटर्स क्रिएट हुए, फिर पैसा आया। मतलब देखो क्या हो रहा है पता है, सर्क्यूलेट हो रही है चीजें, आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा कहीं पे भी, तो आपका रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए देखो बोल रहे हैं चेंजिंग फॉर्म, इसका फॉर्म चेंज होता है, पहले रॉ मटेरियल था, फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिर फिनिश्ड गुड्स, उसको क्रेडिट पे बेचा तो क्या क्रिएट हुआ, डेटर्स क्रिएट हुए, बिल्स रिसीवेबल, और वापस पैसा आ गया। फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अगेन कैश, अगेन रॉ मटेरियल, फॉर्म चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट, टू पे द डे टू डे एक्सपेंसेस। भाई वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए चाहिए। नो डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल तो भाई कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है, और कोई चीज अगर कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रही है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन कहां लगता है, फिक्स्ड कैपिटल पे लगता है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस चीज का है, कैसा बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगा या फिर कम चाहिएगा। चलिए नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अब कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट आ सकता है, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। भाई आपका बिजनेस किस चीज का है, यहां पे एग्जांपल दिया है, ट्रेडिंग यूनिट्स मेंटेनिंग लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अगर आप लोग आपके वहां पे बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन करते हो और आप लोग उस स्टॉक को क्रेडिट पे भी सेल करते हो, तो डेफिनेटली आपको वर्किंग कैपिटल कैसा चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा। दूसरा एग्जांपल, गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल व्हाइल इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लार्ज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर आपकी गैस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पे प्लांट, मशीनरी, ये सब की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल की। अगर आप लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री चला रहे हो, तो फिर डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल कैसा चाहिएगा, आपको ज्यादा चाहिएगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस कौन से साइज में, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है तो कैपिटल कम, लार्ज स्केल है तो कैपिटल ज्यादा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन साइकिल। भाई आप लोग प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगाते हो, अगर सपोज रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, तो कैपिटल ज्यादा चाहिए। क्यों, 6-8 महीने, साल भर लगाने वाला हूं, तो तब तक पेमेंट भी तो करना है ना, मुझे लोगों को सैलरी पे करनी है हर महीने, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल छोटी है, प्रोडक्ट जल्दी बना रहा हूं तो सेल भी जल्दी होगा, ऑब्वियस बात है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन पॉलिसी एंड द टाइप ऑफ डिमांड। Large working capital is required if the demand of the produced goods is seasonal and business unit follows a steady production policy. आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है, सपोज प्रोडक्ट जो है ना वो सिर्फ सीजन में डिमांड होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बस, लेकिन कंपनी बोलती है कि भाई हम तो पूरे साल प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। अगर आप लोग पूरे साल प्रोडक्शन करते हो लेकिन बेचते सिर्फ 2-3 महीने में हो, सीजन में हो, तो आपको कैपिटल कैसा चाहिएगा, ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि पूरे साल प्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट, स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्टॉक मेंटेन करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिएगा। क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल बिकम्स अ मस्ट, इट्स सोर्स आर लिमिटेड और सप्लाई इज इरेगुलर और अवेलेबल इन ए सर्टेन सीजन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई रॉ मटेरियल इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा, स्टॉक जल्दी से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको स्टॉक को रख लेते हैं, हमारे वहां पे पाइल अप कर लेते हैं कि भाई हो सके उतना इकट्ठा कर लो अभी, तो टेंशन नहीं। तो अगर स्टॉक इकट्ठा करना है आपके वहां पे तो उतना कैपिटल भी होना चाहिए पहले आपके पास। नेक्स्ट,
द क्रेडिट पॉलिसी, भाई आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, उधार पे कितना बेच रहे हो आप, जितना ज्यादा उधार पे बेचोगे, क्रेडिट पे सेल करोगे, उतना पैसा ज्यादा चाहिए आपको। क्यों, मैंने उधार पे बेच तो दिया, लेकिन क्या मेरे पास पैसे आए, नहीं, मुझे सामने लोगों को तो पे करना पड़ेगा ना, अलग अलग एक्सपेंसेस, तो ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वही अगर मैं कैश बेसिस पे सेल करता हूं, या मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता आपको पेमेंट के लिए, तो अच्छी बात है, मेरे पास अगर पैसा टाइम पे आएगा तो मैं टाइम पे कर सकूंगा, मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ करंट एसेट्स इनटू कैश। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर सपोज करो डेटर से या रॉ मटेरियल से, चलो कंसीडर करते हैं, पहले रॉ मटेरियल को किस में कंसीडर किया, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिर फिनिश्ड गुड्स, फिर डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर कैश। मतलब मैंने क्या किया, एक तरीके से मेरे करंट एसेट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैश में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। भाई हम लोगों का जो टर्नओवर रेशियो है वो कैसा है, हाई है कि लो है। यहां पे जैसे दिया है, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ स्टॉक टर्नओवर रेट इज हायर। अगर आप लोगों की सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कंटिन्यूस बेस पे सेल करते जा रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि पैसा आ रहा है टाइम टू टाइम। वही अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो लो है, सेलिंग नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस बात है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। भाई आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वेस्टेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप लोग अगर प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते टाइम मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहे हैं, वेस्टेज कम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगा। बट आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आप लोग वेस्टेज बहुत कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। अगर वेस्टेज ज्यादा करोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप लोग कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिविडेंड के फॉर्म में। अगर ज्यादा डिविडेंड देने का प्लान है तो पहले आप लोग वर्किंग कैपिटल ज्यादा मेंटेन करो, क्योंकि डिविडेंड कैसे दोगे आप लोग, हमने पढ़ा था कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म में, लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो अगर डिविडेंड देने का प्लान है तो डेफिनेटली आपको वर्किंग कैपिटल कैसा मेंटेन करना होगा, ज्यादा मेंटेन करना होगा। तो ये हमारे अलग अलग फैक्टर्स है, किससे रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। आई होप सबको वर्किंग कैपिटल का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल। जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, मतलब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स में, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब चीजों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इट मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल विच इज जनरली इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर 5 years और अबव। भाई 5 साल या उससे ज्यादा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब चीजों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, कितने टाइम, 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया है, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंट रेशियो इन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस बात है, बिजनेस पे डिपेंड करता है ना कि कैसा बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगा, ट्रेडिंग होगा तो फिक्स कैपिटल कम चाहिएगा। नेक्स्ट वन, कंपोनेंट्स। कौन सी चीज में इन्वेस्ट करोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब चीजों में ये कंपोनेंट्स है। जैसे वर्किंग कैपिटल में क्या था, करंट एसेट्स था, यहां पे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। नेक्स्ट वन, लेस लिक्विडिटी। भाई यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है। एक चीज समझो, आप लोग फिक्स्ड एसेट्स को अगर लेके आ रहे हो तो आज की आज या थोड़े शॉर्ट टाइम में सेल नहीं करने वाले, लॉन्ग टर्म तक यूटिलाइज करोगे, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल को ब्लॉक्ड कैपिटल भी बोला जाता है, पैसा ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, रिस्क। ये भी है, ऑब्वियस बात है, हमने देखा ना, पैसा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ना, रिस्क है। अगर सपोज करो आपका जो एसेट है जो आपने परचेस किया वो ऑब्सोलेट हो गया है, पुराना हो चुका है, आउटडेटेड, मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई पॉलिटिकल रीजन आया, सोशल रीजन आया, कोई भी रीजन की वजह से, तो डेफिनेटली इफेक्ट आएगा हमारे बिजनेस पे। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन। भाई वर्किंग कैपिटल पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल पे तो लगेगा ना, फिक्स्ड एसेट्स पे हमने पढ़ा हुआ है, एसएलएम मेथड होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड होता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, सोर्सेस। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल लेके आना है तो कहां से लेके आओगे, किसकी मदद से, इक्विटी शेयर की मदद से। ऑब्वियस बात है, सबसे बेस्ट सोर्स है ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज की मदद से, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद से लोन ले सकते हैं, या फिर प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो रिटेन्ड अर्निंग है ना, जो हमारा पैसा हम लोग मेंटेन करते हैं हमारे पास, वहां से। तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है जहां से आप लोग पैसा लेके आ सकते हो और इन एसेट्स को परचेज कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ फीचर्स है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करते हैं फैक्टर्स। जैसे वर्किंग कैपिटल में फैक्टर देखे थे ना, अगर आपको वो फैक्टर आते हैं तो ये भी आएंगे, इजी है एकदम। फर्स्ट वन, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस।
आपका बिजनेस किस चीज का है। सपोज कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हो, जैसे शिपिंग इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, माइनिंग, फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए आप लोगों को। वही अगर आप लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो फिक्स कैपिटल क्या चाहिए, शायद कम चाहिएगा। साइज ऑफ यूनिट, भाई आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल पे फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिएगा। लार्ज स्केल पे है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कोई शुगर इंडस्ट्री है, तो उन सब में आपको क्या चाहिएगा, बेसिकली कैपिटल ज्यादा चाहिएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ ओनरशिप और लीज। फिक्स एसेट्स आप लोग परचेस कर रहे हो या लीज पे ले रहे हो। परचेस करते हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिएगा, लीज पे लेते हो, रेंट पे लेते हो एक तरीके से, तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिएगा। सपोज करो कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो शायद 1 करोड़ की पड़ेगी मुझे, ओनरशिप है, महंगा है, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए। वही अगर मैंने रेंट पे ले लिया, महीने का 20,000, 25,000, 30,000 रुपए रेंट पे कर रहा हूं, डेफिनेटली मुझे बेनिफिट मिल रहा है, कम पे कर रहा हूं मैं अभी के लिए, तो फिक्स्ड कैपिटल क्या चाहिए, कम चाहिएगा। नेक्स्ट, रिसर्च एक्सपेंसेस। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेस रिसर्च के ऊपर खर्चा करते हैं। रिसर्च के ऊपर अगर आप लोग बहुत ज्यादा खर्चा करोगे तो डेफिनेटली एक्सपेंसेस आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही अगर हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी क्या होती है, चेंज होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अगेन फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी। क्या गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, क्या गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट है ना, बहुत बार बैकवर्ड एरिया में बिजनेस शुरू करो या ऐसा कुछ करो तो गवर्नमेंट आपको एनकरेज करती है, गवर्नमेंट आपको टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करती है, सब्सिडरी प्रोवाइड करती है। अच्छी बात है, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी तो आप लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हो, आसानी से बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट शायद थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर बोल रही है भाई फिक्स एसेट परचेस करने पे सब्सिडी मिलेगी, 1 या 2% सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग सोचोगे कि हाँ यार फिक्स एसेट परचेस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है या टैक्स कम चार्ज कर रही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। जब हम लोग एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस की बात करते हैं, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो शायद पैसा थोड़ा कम चाहिएगा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी। वही अगर आप लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में सोच रहे हो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वहां खर्चा ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन फीस है, एक्सपर्ट्स की फीस, लीगल एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पे भी पैसा डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। तो याद रखेंगे ये हमारा कौन सा टॉपिक है, फिक्स्ड कैपिटल। पहले देखा वर्किंग कैपिटल, फिर हमने देखा फिक्स्ड कैपिटल। अगर हमने टॉपिक पढ़ा है तो याद रखना आपका होमवर्क क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये आपका होमवर्क है। और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है। तो याद रखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहां पे कंप्लीट होता है। इन केस आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स है वो मैं सॉल्व करूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ। क्लियर एवरीवन, आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर होंगे, आप सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय एवरीवन।